सेंटा की कहानी। उत्तरी ध्रुव की तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था निकोलस। निकोलस को बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसीलिए वे बच्चों के लिए छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे खिलौने बनाते। चलो, ये खिलौने बच्चों को देकर आता हूँ। निकोलस को तोहफे देना बहुत पसंद था, इसीलिए वो खिलौने बनाते और पार्क में खेलते बच्चों को देने के लिए जाते। वो देखो, अंकल आ गए। ये लो बच्चों, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते। उन्हें हंसता खिलखिलाता देख निकोलस भी बहुत खुश हो जाते। अगले दिन से निकोलस फिर दोबारा सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगे और तभी क्रिसमस का त्योहार भी आ गया। निकोलस अपने खिलौने लेकर बच्चों को बांटने के लिए बाहर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा, अरे, घर के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। बच्चे अपने घर में ही होंगे। चलो, उन्हें उनके घर जाकर तोहफे दे देता हूँ। निकोलस रात के समय सभी बच्चों के घर जाकर चोरी से उनके घर के बाहर मोजे में उपहार छुपाकर आ गए। लेकिन कुछ ही देर में फिर दोबारा बर्फ पड़ने लगी और निकोलस बहुत थक भी चुके थे। घर से अपने 12 सिंहों और बर्फ गाड़ी की मदद से मैं बाकी बच्चों को उनका गिफ्ट पहुंचा देता हूँ। निकोलस अपने घर जाकर अपने 12 सिंहों और बर्फ गाड़ी की मदद से बाकी बच्चों के घर जाने लगे। लेकिन बार बार बर्फ पड़ने के कारण अब गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अरे, यह क्या? अब तो बर्फ ज्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं चल पा रही है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को उनके तोहफे कैसे पहुंचाऊं? तभी वहां एक परी प्रकट हुई। निकोलस, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से ये बोने तुम्हारे साथ रहेंगे और खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और तुम्हारे 12 सिंघा भी अलग शक्तियों के साथ हवा में अब उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सेंटा के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस को पूरे विश्व में सेंटा क्लॉस के नाम से जाना जाने लगा। आज भी क्रिसमस के दिन बच्चे इंतजार करते हैं कि रात में जरूर सेंटा आएंगे और उन्हें उनका उपहार देंगे। सेंटा क्लॉज उत्तरी ध्रुव के हो घाटी में रहता है, जहाँ उसका बहुत बड़ा और सुंदर महल है जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उसके मजदूरों को चुना जाता है रिल्स, नुक्स, पिक्सेल्स और परियों से। जो भी उनके साथ रहते हैं वो साल दर साल उनके साथ हमेशा व्यस्त रहा करते हैं। एक तरफ लाल रंग का शक्तिशाली वन तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा पर्वत खड़ा है और उसी के बीच में है ग्रिंच का गुफा। ग्रिंच को क्रिसमस और सांता क्लॉज दोनों से नफरत था। प्लीज अब मुझसे मत पूछिए क्यों, मुझे नहीं पता किस लिए। ये भी हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, लेकिन पता नहीं, या शायद इसलिए कि उसके जूते बहुत ही छोटे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सही मायनों में उसका दिल का आकार दुगने से भी बहुत छोटा था। छोटा मतलब बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ खरीदारी के लिए निकला और जब वो हो घाटी की तरफ से जा रहा था तो उसने देखा कि क्रिसमस की तैयारी चल रही है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार बहुत ही करीब था। उसने कहा, ओह फिश, मार्क, बहुत हो गया। ये क्रिसमस की सजावट मेरे दिमाग में जा रही है। क्रिसमस का ये समय मुझे बहुत परेशान करता है, बेहद परेशान। और ये सब सांता क्लॉज की वजह से।
तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे क्या सुझाव दे रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो जाहिर बात है कि जब भी सांता हो घाटी में होता तब वो उस सुरक्षित कवच में रहता जो परियां, रिल्स और नुक्स ने उसके लिए बनाए थे। लेकिन क्रिसमस के पहले की शाम जब वो अपनी 12 सिंगों वाली गाड़ी से बच्चों के लिए खिलौना लेकर बाहरी दुनिया में जाता था, यही सही मौका था ग्रिंच का उसको पकड़ने के लिए। इसलिए ग्रिंच ने अपनी योजना बनाई और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले दिन क्रिसमस के पहले की शाम को ग्रिंच अपनी योजनाओं के साथ वहाँ चला गया। मुझे पता है कि क्या करना है। ग्रिंच ठहाके लगाकर हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपने चाबुक को फटकारते हुए बड़े बेपहियों की गाड़ी में खिलौना लादकर बड़े ही हंसी खुशी से सीटी बजाता हुआ, गाना गाता हुआ, जीवन की सारी खुशियों को समेटता हुआ अपने बच्चों के पास वो आराम से चले जा रहा था ताकि वो प्यार का खजाना उनको लुटा सके। यही खुशियाँ तो वो चाहता है, क्योंकि साल में एक बार वो निकलता है, क्योंकि जब वो दुनिया में अपने खिलौनों को बच्चों और लोगों के बीच में बांट सके। 12 सिंगे को मालूम था कि उनसे क्या उम्मीद की जाती, इसलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता है मानो उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। इतने में चांद के उजाले में से एक रस्सी फेंकी गई और एक बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिरा और वो तुरंत कस लिया गया। अब ये क्या था? इससे पहले कि सांता क्लॉज खुद को बचा पाए या फिर चिल्लाकर मदद मांगे, उन्हें गाड़ी से झट से खींच लिया गया और वो बर्फ पे लुढ़क गए। 12 सिंगा दौड़ता रहा। उसे तो पता ही नहीं कि सांता क्लॉज का अगवा कर लिया गया है। इस अचानक घटी घटना ने एक पल के लिए बूढ़े सांता को भ्रमित कर दिया और जब वो होश में आए तो उन्हें पता चल गया कि ग्रिंच ने उन्हें बर्फ से निकाल लिया और बड़ी सी रस्सी से उन्हें जकड़ लिया है और वो किसी भी तरह से छुड़ा नहीं पाए। अगवा किए सांता को ग्रिंच अपने गुफा में लेकर गया। फिर उन्हें जंजीरों में जकड़कर पत्थरों से बांध दिया गया। ग्रिंच ने हंसते हुए अपने हाथों को बहुत रगड़ा। अब बच्चे क्या करेंगे? मुझे पता है, जब क्रिसमस की सुबह जब उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकते रह जाएंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस को रोक दिया। लेकिन क्रिसमस के शाम से पहले सांता अपने बिना पहियों की गाड़ी में अपने 4 दोस्तों को साथ ले लिया था। न्यूटा द रिल्स, पीटर द लुक्स, क्रेटा द पिक्सी और विक्स नाम की छोटी सी प्यारी सी परी। ये उनके 4 खास पसंदीदा थे। ये छोटे अमर जीव बच्चों को उपहार बांटने में उनके साथ काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को अचानक बेपहियों गाड़ी से खींच लिया गया तब वो आराम से गाड़ी के नीचे की सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं। सांता के अगवा के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। आराम से गाना गाते हुए वो लोग जा रहे थे जब उन्हें लगा कि उनके मालिक की आवाज नहीं आ रही है। खासकर मालिक बीच बीच में सीटी बजाया करते थे। तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और तब छोटे विक्स ने सीट के नीचे से अपना सर बाहर निकाला और पाया कि सांता वहाँ नहीं है और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है। वो चिल्लाई और 12 सिंगा जागरूक होकर रुक गया। पीटर, न्यूटा और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी द्वारा बनाए गए निशानों को पीछा करते हुए वापस गए। लेकिन सांता को वो तो मीलों पीछे छोड़ आए थे। हम क्या करेंगे? विक्स ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उसके चेहरे से सारी खुशियाँ गायब हो गई थी। शरारत तो थी ही नहीं। हमें वापस जाकर मालिक को ढूंढना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए और सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें देर हो गई तो सांता बहुत दुखी हो जाएंगे।
मुझे यकीन है कि किसी बुरे प्राणी ने उन्हें पकड़ लिया होगा और उसकी योजना होगी क्रिसमस को नष्ट करने की। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य खिलौनों को वितरित करना है और उसके बाद हम सांता की खोज करेंगे। ये एक अच्छी और समझदार योजना थी। इसलिए पीटर नुक्स 12 सिंगे और वफादार जानवरों को आदेश देता है और वो लोग फिर नाचते गाते हुए पहाड़ियों और घाटियों के से होते हुए मैदान के रास्ते क्रिसमस की सुबह पहुंच जाते हैं, जब बच्चे सो रहे थे और उपहारों का सपना देख रहे थे। और वो पहुंच गए उपहार लेकर। लेकिन उन छोटे अमर जीवों ने अपना कार्य पूरा किया। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सांता की सहायता की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देते और तैयार भी रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें ये काम अपने दम पर करना था और बच्चों को खिलौना भी उनको ही बांटना था, जैसे सांता बांटा करते थे। और इस नए कार्य के दौरान उन लोगों ने कुछ गलतियां कर ली। सारे खिलौने वितरित करके जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो सूर्य उग रहा था और उस वक्त वो लोग हो घाटी में लौट कर आ गए। अब वो लोग इस सोच में लग गए कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ाएंगे। सबसे पहले उन लोगों ने ये तय किया कि वो ये पता करेंगे कि सांता के साथ हुआ क्या और ये पता करे कि वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर के ऊपर उन लोगों ने देखा कि सांता उन्हें देख रहा है और धीरे धीरे करीब भी आ रहा है। जल्दी वो लोग सांता के पास गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मेरी क्रिसमस दोस्तों, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उस दुष्ट ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को नष्ट कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्रिसमस कभी मेरे बारे में या उपहारों के बारे में नहीं है। ये उस यीशु के उपहार के बारे में है जो हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार बांटता है। ग्रिंच सांता का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया जानकारी निकाल सके। जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वो अपने बेपहियों से वहाँ पर आया ताकि वो क्रिसमस मना सके सांता, रॉयल्स, नुक्स, पिग्स और परियों के साथ। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कहानी समाप्त। एक बार की बात है, मूनलो नाम के एक विशाल दैत्य जो चंद्रमा के ऊपर टहल रहे थे। अचानक उसकी नजर पृथ्वी की सुंदर देवी पर पड़ी जिसे टेरा कहा जाता था। मूनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया। वो चंद्रमा से उतरकर पृथ्वी पर आया और वो टेरा के सामने झुक गया जैसे एक पेड़ फूल पकड़े हुए हो और उसने उसे प्रस्ताव दिया। टेरा उससे बहुत प्रभावित हुई। वो हंसी। मूनलो ने उसका दिल जीत लिया। मूनलो ने जल्द ही सुंदर नदी के किनारे एक महल बनाया। ये धरती का सबसे सुंदर महल था। टेरा बहुत प्रसन्न थी। जल्दी ही टेरा और मूनलो के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उसे आशीर्वाद देने आए महान देव ने राजकुमारी वसंत नाम की घोषणा की। टेरा और मूनलो बहुत प्रसन्न थे। जैसे जैसे सुंदर राजकुमारी बसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आए, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। वो अपनी माँ के साथ अपने प्यारे महल में रहकर खुश थी। एक दिन सूर्य के देव सनशाइन उसे देखने के लिए आए। तब राजकुमारी बसंत ने उन्हें देखा और वो चकित रह गई, क्योंकि सनशाइन सबसे सुंदर देव थे जिसे उसने अब तक देखा था। नमस्कार सुंदर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम सनशाइन है और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ। राजकुमारी बसंत एक बार फिर उदास हो गई। ओह शक्तिशाली सनशाइन, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सनशाइन चला गया और अगले दिन जब सूरज निकला तो सनशाइन फिर महल में आ गया। हे सुंदर राजकुमारी वसंत, कृपया बाहर आएं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बसंत एक बार फिर बाहर आई। ओह, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे माता के प्रति प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो क्या होगा? मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, 9 महीने मेरे साथ रहो और बाकी 3 महीने अपनी माँ के पास। राजकुमारी बसंत मुस्कुराई
क्योंकि उसे सनशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था। वो मान गई और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली और वो सनशाइन के साथ चली गई। शादी के कुछ दिनों के बाद में मूनलो टेरा के पास आया। हे प्रिय, मुझे लोगों की देखभाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कभी नहीं आती। तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाहती हो। हाँ, मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मूनलो चले गए। टेरा बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही वो एक घने जंगल में पहुंची, उसने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उसे ठंड दिखाई दी। स्वागत है टेरा। अपने क्षेत्र से बाहर आने में थोड़ा समय ले लिया। तुम कौन हो? बहन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं ठंड हूँ। चलो, बहुत समय हो गया। मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। चलो, जम जाओ। टेरा तुरंत बर्फ से ढक गई और वो जम गई। अब ये धरती मेरी है। और शीघ्र ही पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस बात की जानकारी मूनलो को उसके मंत्री ने दी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से सनशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा। सर, आपको गुप्त रूप से सनशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पता ना चले। सही कहा। बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद मूनलो ने सूर्य और पृथ्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहण लगा। मूनलो ने सनशाइन और वसंत से बातचीत की और उन्हें सब कुछ समझाया। सनशाइन को गुस्सा आ गया। मैं गर्मी से पाला पिघला दूंगा। मूनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया। सनशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें बहुत शक्तिशाली थी। वो तुरंत समझ गई कि ये सनशाइन है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते। मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिघला दूंगा। कोई शर्त नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। मुझे पिघलाने से पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सनशाइन स्तब्ध रह गया। वो सही है। उससे पूछेंगे वो क्या चाहती है। सनशाइन गुस्से से भड़क उठा। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हर साल राजकुमारी वसंत चंद्रमा पर चली जाएगी, तब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, पूरे 9 माह के लिए। ये सही नहीं है। 9 महीने का ठंडा तापमान धरती को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास उसे देने के लिए क्या बचा होगा? ठीक है, तो फिर 7 महीने। आपको क्या लगता है हमारा बेटा मानसून के कारनामों के लिए कहाँ जाने वाला है? हमने उसे हर साल 3 महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो पृथ्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके। ओहो, ये क्या? फिर एक शिशु? ये बच्चा सनशाइन और प्रिंसेस स्प्रिंग का बेटा है। ठीक है, 4 महीने और यही 2 महीने। रुको तुम दोनों, देखो मेरी माँ एक मूर्ति की तरह बन गई है। बस 3 महीने, बस 3 महीने। अब हर साल सिर्फ 3 महीने तुम्हें मिलेंगे, या फिर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको अगले साल देखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी बसंत एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंच गई और पृथ्वी सुंदर लगने लगी। टेरा से बर्फ पिघल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई। माँ, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बारिश का महारथी बनने जा रहा है। हमने उसका नाम मॉनसून रखा है और वो हर साल 3 महीने के लिए आपसे मिलने आएगा। ओह, कितना बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। और इसीलिए हर साल
राजकुमारी बसंत 3 महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और पृथ्वी खिल जाती है। तब सनशाइन बसंत को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती पर ग्रीष्म ऋतु आती है और फिर मानसून घूमने आता है और 3 महीने बारिश बरसाता रहता है। और फिर जब वो चला जाता है तो ठंड साल के आखिरी 3 महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है। और टेरा, उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ पृथ्वी फलने फूलने लगी। कहानी समाप्त हुई। वो शाम कड़ाके की ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में घिर गए थे और नीचे गांव में अंधेरा छा गया था इस नए साल की शाम पर। ओ मेरी प्यारी छोटी बच्ची, इस समय तुम्हें माचिस बेचने के लिए ठिठुरने वाली ठंड के अंधेरे में भेजना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना बच्ची, लेकिन तुम देख ही रही हो ना, मैं चल नहीं पाती बीमारी की वजह से। हाँ दादी, मैं समझ गई। और याद रखना मेरी बच्ची, ये माचिस बेचकर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा बेटी। जाओ मेरी बच्ची। चिंता मत करो दादी, मैं माचिस बेचूंगी और वापस आते वक्त ढेर सारा खाना लेकर आऊंगी। चलती हूँ। सर्द अंधेरे में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो अनाथ थी, महज 8 साल की थी, वो समझदारों की तरह चली जा रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहनी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से फटे थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। वो कोने में खड़ी रही, एक उम्मीद के साथ कि कोई आकर उससे माचिस खरीदेगा, लेकिन अफसोस लोग उसके करीब से जा रहे थे क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए। सब लोग व्यस्त थे, लेकिन छोटी गरीब बच्ची की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बच्ची, उस खिलौने की दुकान से तुम्हारे लिए जो खिलौने खरीदे पसंद आया? हाँ माँ, ये गुड़िया बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। और इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी बच्ची की आंखें भरी हुई थी, पर रोने का समय नहीं था। उसे कुछ माचिस बेचनी थी ताकि आज रात वो अपनी दादी के लिए कुछ खाना खरीद के ले जा सके। इसलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस औरत से कहा जो अपनी बच्ची के साथ थी, सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये बहुत मजबूत और अच्छे हैं। नहीं, मुझे माचिस की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची से दूर रहो। पता नहीं कहाँ से इस तरह के लोग आ जाते हैं। पता नहीं हम जैसे लोगों के साथ मिलने जुलने की बड़ी इच्छा है इनकी। इसके कपड़े तो देखो माँ, वो बहुत पुराने हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास तो बस यही कपड़े हैं। ये मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, और होते भी तो मैं माचिस क्यों खरीदूंगी। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन ये सिर्फ 1 रुपए का एक है। तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। माचिस वाली छोटी लड़की थरथराने लगी, बर्फ गिरने लगी थी। फिर एक बार आने जाने वाले लोगों को माचिस खरीदने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन लोग थे कि अपने अपने में मशगूल थे। सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये जादुई है, आप जानते हैं, बस एक जलाएंगी और सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ भी बकवास, ये सब कहानियां हैं। लेकिन सुनिए, कम से कम एक तो लीजिए, इसकी रोशनी आपको बेहतरीन क्रिसमस देगी। मैंने कहा ना, देखो मुझे नहीं चाहिए। ये सच है, हर एक तीली अलग है। मुझे माचिस नहीं चाहिए, तुम अपने घर चली जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। नहीं जा सकती मैं घर, मेरे माता पिता नहीं है, मेरी दादी बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है और खाने के लिए कुछ लेके जाना है।
मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ बच्ची, लेकिन मेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं है। देखो कोई और तुमसे माचिस खरीद लेगा। शायद माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी थी, क्योंकि सर्द हवाएं तेज हो गई थी और उस कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडी नाखूनों से उसे छील रही हो। लेकिन वो छोटी माचिस वाली लड़की टस से मस नहीं हुई और माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर हार कर वो अकेली महसूस करने लगी और फुटपाथ के नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से बहुत ठिठुरने लगी थी वो। मेरे हाथ और पाँव बर्फ की तरह जम गए हैं। मैं एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियों को थोड़ी गर्मी मिले। उस गरीब और छोटी माचिस वाली लड़की के हाथ ठंड के मारे कांप रहे थे, जिस वजह से वो तिली जला नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद काफी मशक्कत से वो सिर्फ एक तिली जला पाई और आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तिली एक लोहे की सिगड़ी में बदल गई थी। थोड़ी देर बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों को सिगड़ी के सामने रखा। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही पलों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिरी और वो बुझ गई। वो दुखी हो गई। फिर वो उठी और एक और बार माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी माचिस बेच नहीं पाई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसी हो छोटी बच्ची, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस बेचती हूँ, क्या आप खरीदेंगे? जैसे वो उस आवाज की ओर मुड़ी तो उसने देखा एक बेघर बूढ़ी औरत कुत्ते के साथ कोने पे खड़ी थी। वो दोनों ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। तुम देख नहीं रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे ये माचिस बेचनी है ताकि मैं दादी के लिए खाना खरीद सकूं। बेचारी लड़की, खैर क्या तुम मेरे खातिर मेरे कुत्ते की देखभाल करोगी? बस थोड़े देर के लिए मुझे जाना होगा कुछ खाना ढूंढने के लिए। शायद मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लेकर आ सकूं। अच्छा, आखिरकार मेरे दादी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे दादी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखभाल करने के लिए राजी हो गई और वो बूढ़ी औरत जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा करके चली गई। उसने कुत्ते का पट्टा पकड़ा और वो कुत्ता चुपचाप कोने में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो बेचारी लड़की फिर से ठिठुरने लगी। उसने पल भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने तीली जलाई और आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके सामने पकवानों से सजा एक टेबल हाजिर, जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो केक के टुकड़े तक पहुंची, तीली की आग बुझ गई और सब कुछ अचानक गायब सा हो गया। वो बहुत नाराज हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझे इस दुख से निकालो। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मेरी मदद करो, मदद करो। और तभी उसने देखा एक टूटता हुआ तारा जो आसमान से गिर रहा था। फिर उसे दादी की बताई हुई बातें याद आने लग गई। दादी ने कहा था किसी के मरने के बाद टूटता हुआ तारा दिखता है। मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी दादी माँ मर गई। ओह, दुनिया में इतना प्यार मुझसे कोई नहीं करता जो मेरी दादी माँ मुझसे करती थी। उसने एक और तीली निकाली और उसे जलाया। अपनी दादी को अपने सामने खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे दादी माँ, ये तुम हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ।
अपनी दादी माँ को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई, लेकिन वो सोचने लगी क्योंकि उसकी दादी हवा में लहराते हुए दिख रही थी। तुम बिल्कुल मत डरो मेरी बच्ची, मैं अब सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। तुम मेरे बारे में इतना चिंता करती हो, और चिंता मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की ने इतनी मेहनत से माचिस बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तब तक फिर से एक बार तीली की आग बुझ गई थी और उसकी दादी गायब हो चुकी थी। इस बार उस लड़की ने अपने पास से सभी तीलियां एक साथ जला दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी दादी गायब हो जाए। और वो रोशनी बहुत तेज थी, बिल्कुल सूरज की तरह। उसकी दादी फिर से सामने आ गई और उसने छोटी माचिस वाली लड़की को बड़े प्यार से देखा और मुस्कुराई। दादी माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मुझे अपना हाथ दो। दादी ने माचिस वाली छोटी लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बाहों में भर लिया। दोनों आसमान की ओर उड़ने लग गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी प्यारी बच्ची? ओ दादी माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भूख भी नहीं लग रही है और ठंड भी नहीं लग रही है। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। दादी फिर से मुस्कुराई और दोनों स्वर्ग की ओर उड़ गए। और उसी समय छोटा टूटता हुआ तारा दोनों को दिखाई देने लग गया। दूसरे दिन जब सूरज उगा और सवेरा हुआ, तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में सभी तीलियां जल चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति और एक मुस्कान छाई हुई थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी हुई उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में उजाला लाया करती थी, जो खो चुकी थी। कहानी बहुत पहले एक घने जंगल में प्रकृति माँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। चारों ओर उसके रंग खेल रहे थे। हरा रंग और नीला रंग चिल्लाने लगा, ये सच नहीं है, हाँ यही सच है। प्रकृति माँ उठकर खड़ी होती है और कोमल स्वर में उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या परेशानी है बेटा? नीला रंग और हरा रंग उसके पास जाता है। उसने कहा कि वो सबसे महत्वपूर्ण रंग है। ये सच नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुमने ये क्यों कहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे महत्वपूर्ण रंग हो? ओहो प्रकृति माँ, मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है, क्यों हरा रंग बताओ? क्योंकि मैं जीवन की आशा की निशानी हूँ। और तुम देखो प्रकृति माँ, तुम्हारी पोशाक भी तो हरी है। देखते ही देखते सारे रंग चीखने लगते हैं। अपनी चारों तरफ देखो, चलो देखो घास को, पेड़ को देखो। मेरे बिना सारे जानवर मर जाते, इसीलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण रंग हूँ। तुम सभी महत्वपूर्ण हो और उपयोगी हो। आप ठीक कह रही हैं। इसके अलावा तुम केवल पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हो। तुम आकाश में कौन सा रंग देखते हो? क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? आकाश, अंतरिक्ष शांति देता है। मेरी शांति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और प्रकृति माँ को देखो, उनकी आंखें भी नीली हैं। अभी यहाँ सब मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। हाँ यही तो है, तुम सब बहुत सुने हो। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसीलिए मैं इस दुनिया में हंसी और खुशी लाता हूँ। मेरे बिना कोई मजा नहीं होगा। और तुम सबको गर्मी कौन देगा? सूरज, और सूरज पीला है। हाँ, और मैं प्रकृति माँ को भूल गया। आपके झुमके भी तो कितने पीले रंग के हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन इन सब के बारे में आपको लड़ना नहीं चाहिए। तुम सब इस दुनिया के रंग हो। क्षमा करे प्रकृति माँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बातचीत से दूर रहो। ओहो, तुम कौन हो? मुझे नहीं पता था कि तुम भी थे यहाँ। उसे अपनी बात कहने दो। मैं स्वास्थ्य और शक्ति का रंग हूँ। मैं सबसे महत्वपूर्ण विटामिन लेकर आता हूँ। गाजर, कद्दू, संतरा, आम और पपीते। तुम बहुत उबाऊ हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं हर समय घूमता नहीं हूँ। जब मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश को अपने रंग से भर देता हूँ तो मेरी सुंदरता इतनी आकर्षक होती है। और माँ प्रकृति को देखो, आपने अपने गालों पर जो नारंगी रंग पहना हुआ है वो आपको बहुत सुंदर बनाता है। तो तुम सभी को पसंद आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं सबसे सुंदर रंग हूँ। अरे मैं इससे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सबको क्या हो गया है? यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ लाल, मुझे माफ करें, लेकिन मैं नहीं चुप रह सकता। देखो, मुझे खून लाल है, जीवन का खून। मैं खतरे और बहादुरी का रंग हूँ। मैं हर कारण के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं खून में आग लाता हूँ। प्रकृति माँ, आपके होंठ भी तो लाल हैं। मैं जुनून और प्यार का रंग हूँ। एक बात बोलूं क्या? हाँ, जरूर आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन छोटी बात कहना। मैं सत्ता और शक्ति का रंग हूँ। राजाओं, सरदारों और धर्माध्यक्षों ने हमेशा मुझे चुना है। आपको चुना? क्या कह रहे हो? मैं अधिकार और ज्ञान की निशानी हूँ। मुझसे लोग सवाल नहीं करते हैं, वो मेरी सुनते हैं और मानते हैं। बिल्कुल जैसा कि हम। तुम सभी का अपमान हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो? मैं नहीं, प्रकृति माँ, मैं मौन का रंग हूँ। अगर तुम चुप्पी के रंग हो तो सुनो, तुम चुप ही रहो। हाँ, ये अच्छा था। मुझे पता है कि शायद ही मुझे किसी ने देखा हो, लेकिन मेरे बिना आप सब सतही हो जाते हैं। मैं विचार और प्रतिबिंब, गोधुली और गहरे पानी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपको संतुलन और विपरीतता के लिए, प्रार्थना और आंतरिक शांति के लिए। तुम गलत हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आप मतलबी हो, चले जाओ यहाँ से। प्रकृति माँ आकाश की ओर देखती है और हाथ उठाती है। अब बारी तुम्हारी है और उन्हें कृपया कर समझाएं। अब ये आपकी बारी आई है। गर्जना होती है, बारिश जंगल में प्रवेश करती है। रंग डर के मारे छुप जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तुम सब कितने मूर्ख हो, आपस में लड़ रहे हो, हावी होने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सब नहीं जानते? तुम में से प्रत्येक एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अद्वितीय और अलग। हमें खेद है। अब तुम सब एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ डालो, मेरे पास आ जाओ। अब से जब बारिश होगी, आप में से हर एक आकाश में एक प्यारे रंग के साथ फैल जाएगा और आप सभी शांति से रह सकते हैं। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष कल के लिए आशा का प्रतीक है और इसलिए जब भी बारिश पृथ्वी को धोती है और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो ये सभी मनुष्यों को प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति, प्रेम, ज्ञान की याद दिलाएगा। लोग हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। आप उन्हें एक दूसरे की सराहना करने की याद दिलाएंगे। इसीलिए आप सभी रंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहानी समाप्त हुई।